स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, छात्र या छात्रा, वे ध्यान दें। मैं नागरिक शास्त्र के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ और नागरिक शास्त्र का एक ऐसा सिलेबस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है जो पिछले वर्षों से प्रभावी है। और इसके पहले ये सब चैप्टर जो है कि नागरिक शास्त्र में नहीं थे, लेकिन ये पिछले सत्र से देखा गया है कि कुछ नए चैप्टर को गवर्नमेंट ने ऐड किया है और 2 खंडों में है नागरिक शास्त्र। ये क्लास 12 के छात्र हैं, विषय नागरिक शास्त्र, और ये 2 खंड में है, खंड क और खंड ख। तो आज मैं आपके सामने खंड क के बारे में बताने जा रहा हूँ। खंड क में समकालीन विश्व राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। समकालीन विश्व राजनीति क्या है? समकालीन का तात्पर्य होता है कि जो आजकल के समय में जो दुनिया में, जो विश्व में राजनीति हो रही है, दुनिया में अनेक देश हैं और उन देशों में इस समय किस प्रकार की राजनीति चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में, तो उनका जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया समकालीन विश्व राजनीति, अर्थात आजकल करंट समय में जो राजनीति हो रही है पूरे विश्व में, उसके बारे में हमें जानकारी के लिए ये सब चैप्टर दिया गया है। तो खंड क में पहले इकाई में पहला अध्याय यहाँ पर शीत युद्ध का दौर यहाँ पर लिखा गया है। शीत युद्ध का दौर पहले लेसन में हम लोगों को पढ़ना है। शीत युद्ध का दौर, दौर का मतलब समय होता है, अर्थात शीत युद्ध का समय, शीत युद्ध का क्या समय है और शीत युद्ध क्या होता है और शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला और शीत युद्ध का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसका आरंभ कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि शीत युद्ध का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो जैसा कि इसको द कोल्ड वॉर एरा बोलते हैं इंग्लिश में, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में आपकी जानकारी के लिए लिखा है अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, और उसके बाद नीचे 3 देशों का नाम है जर्मनी, इटली और जापान। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शीत युद्ध होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि जब 1945 में 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहा है, और ये जो शीत युद्ध है दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय को शीत युद्ध का समय कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध का अंतिम समय था और जर्मनी का जो जर्मनी का तानाशाह जो हिटलर था वो भी हाथ मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका से युद्ध छिड़ा हुआ था और आपको बता दूं कि अमेरिका के साथ कौन से देश युद्ध कर रहे थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये शक्तिशाली देश थे जो अमेरिका की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध कर रहे थे। और जापान की तरफ कौन से देश थे? जर्मनी, इटली और जापान को था, और इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था। अच्छा, युद्ध के अंतिम समय में 1945 में जब युद्ध का अंतिम समय था तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अणु बम गिरा दिया। हिरोशिमा का स्थान है। अणु बम जब अमेरिका ने गिराया तो इसकी जानकारी अमेरिका ने अपने साथ जो भी देश युद्ध कर रहे थे अमेरिका के साथ, उन सबको जानकारी नहीं दी थी। केवल फ्रांस, ब्रिटेन
को ये जानकारी था कि अमेरिका हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाला है, और इस बात की जानकारी रूस को नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के साथ तो तीनों देश लड़ रहे थे। अमेरिका के साथ या अमेरिका की तरफ से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब पश्चिमी देश हैं। अमेरिका के साथ जो पश्चिमी देश थे, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब मिलकर के जर्मनी, इटली और जापान से युद्ध कर रहे थे। उस समय की स्थिति बहुत ही खराब थी, और जर्मनी, इटली और जापान भी कमजोर देश नहीं थे, ये भी शक्तिशाली देश थे, और बहुत जमकर मुकाबला हुआ। लेकिन जर्मनी, इटली और जापान को पराजित करने के लिए अमेरिका ने पश्चिमी राष्ट्रों को एकजुट किया था, रूस को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। जब अमेरिका ने इन तीनों पश्चिमी देशों को अपने साथ मिला लिया, तो जर्मनी, इटली और जापान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, तो फ्रांस और ब्रिटेन को तो जानकारी थी पहले से, लेकिन रूस को जानकारी नहीं थी। अणु बम के बारे में अमेरिका ने रूस को जरा सा भी जानकारी नहीं दिया था। इसी बात पर जब 1945 का दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो रूस खुल करके अमेरिका का विरोध करने लगा, क्योंकि अमेरिका रूस से वह रहस्य छिपाया था जो परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में। इस बात का विरोध रूस ने खुलकर के किया, और युद्ध तो नहीं लड़ा, क्योंकि अमेरिका के साथ भी तीनों देश लड़ रहे थे। केवल विरोध किया रूस ने अमेरिका का। फ्रांस और ब्रिटेन तो अमेरिका का विरोध किए नहीं, क्योंकि अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन को जानकारी दे दिया था, लेकिन रूस से यह बात छिपाया, और रूस ने खुल करके अमेरिका का विरोध करने लगा। यही विरोध चाहे समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, या किसी भी प्रकार से पत्र पत्रिका के भी माध्यम से, ये जो विरोध किया रूस ने, अमेरिका का विरोध किया, तो यही जो समाचार पत्रों, राजनीतिक तरीकों से और पत्र पत्रिकाओं से जब कोई देश किसी दूसरे देश का निंदा करता है, आलोचना करता है, या उसके कमियों को उजागर करता है, या उसे धमकाता है, धमकी देता है, तो इसी परिस्थिति को, इसी अवस्था को शीत युद्ध कहा जाता है। तो हम आपको बता दें, शीत युद्ध का उत्पत्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ था, जब रूस ने खुलकर के अमेरिका का विरोध किया। और आप जान रहे होंगे कि रूस ने अमेरिका का विरोध क्यों किया, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया था, और आज तक उस स्थान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो उसके बाद जब रूस ने जब अमेरिका का विरोध किया, तो शीत युद्ध का जन्म हुआ, शीत युद्ध के दौर का आरंभ हुआ। और इस शब्द को शीत युद्ध जो है, ये अमेरिका की एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ थे, जिसका नाम था बर्नार्ड वारूज। सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अमेरिका के महान राजनीतिज्ञ बर्नार्ड वारूज ने किया था। तो ये शीत युद्ध है, और इसके नीचे शीत युद्ध के कारण मैं आपको बताऊंगा। तो शीत युद्ध का परिभाषा भी मैंने आपको वहीं पर दे दिया था कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो अस्त्र शस्त्र से या हथियार से नहीं लड़ा जाता है। ये केवल वाद विवाद, जब कोई देश किसी दूसरे देश का विरोध करता है, उसे धमकी देता है, चैलेंज करता है या चुनौती देता है, तो यह शीत युद्ध के अंतर्गत आता है। इस समय ऐसा दौर है कि जो चीन और अमेरिका, हालांकि भारत और चीन में बहुत ही इस समय गर्म स्थिति है, क्योंकि भारत और चीन के बीच ऐसी स्थिति है जो हम समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं
स्थानों पर जो है अपना अधिकार जमा लिया है और भारत उसका खुलकर विरोध कर रहा है और भारत के साथ अमेरिका भी मिला हुआ है। और क्योंकि इस समय जो महामारी है कोरोना की, ऐसा ज्ञात हुआ है कि चीन से ही ये उत्पन्न हुआ है, चीन ने तमाम रहस्यों को छिपा लिया है। तो इस समय युद्ध तो हो नहीं रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका मिलकर के चीन को चैलेंज कर रहे हैं, उसके व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, उससे कोई भी व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं और उसके साथ चीन जबरन भारत के जो भूमि पर अधिकार जमाना चाहता है। ये जो इंटरनेशनल कमेटी है उसमें समझौता किया गया कि चीन हर तरीके से गलत कार्य कर रहा है। तो भारत और अमेरिका मिलकर जो चीन को धमकी दे रहे हैं, यह भी शीत युद्ध के अंतर्गत आ रहा है। इस समय ये ताजा उदाहरण है शीत युद्ध का कि लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन केवल बातों से और समाचार पत्रों से, पत्र पत्रिकाओं से, तमाम न्यूज के चैनल से जो धमकियां चीन या भारत एक दूसरे को दे रहे हैं या अमेरिका और चीन एक दूसरे को दे रहे हैं, तो इसी स्थिति को, इसी अवस्था को शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध के कारण के बारे में हम आपको बताते हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण है। तो इसमें 4 कारणों को मैंने यहाँ पर नोट किया है। विस्तारवाद का बढ़ता डर और दूसरा है राष्ट्रीय हितों का अंतर, परस्पर विरोधी विचारधाराएं और परस्पर भय तथा अविश्वास। तो शीत युद्ध के जो निम्न कारण है, जिसमें पहला कारण विस्तारवाद का बढ़ता डर है। तो विस्तारवाद क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो अमेरिका की विजय हुई थी और लेकिन उस विजय के बाद अमेरिका और रूस में मतभेद उत्पन्न हो गया। जब मतभेद उत्पन्न हो गया तो अमेरिका पूंजीवादी देशों का समर्थन करता था, जबकि रूस साम्यवादी देशों का समर्थन करता था। ये दोनों देश, अमेरिका चाहता था कि ये जो है कि पूंजीपति देश था और ये केवल पूंजीपति का ही दायरा बढ़ाना चाहता था, जबकि रूस जो है वो साम्यवादी दल का समर्थन चाहता था। तो ये दोनों देश जो अमेरिका और रूस हैं, ये दोनों देश अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। अमेरिका पूंजीवादी का विस्तार चाहता था और रूस साम्यवादी का विस्तार चाहता था। तो ये विस्तारवाद का जो बढ़ता डर है, यह भी शीत युद्ध का एक कारण बना। शीत युद्ध के कारण जो है कि विस्तारवाद का बढ़ता डर। और शीत युद्ध के कारण में दूसरा है राष्ट्रीय हितों का अंतर। राष्ट्रीय हितों का अंतर भी देखा गया जब 1945 के बाद अमेरिका और रूस में मतभेद उत्पन्न हो गया, तो ये अपने अपने साथ के देशों का हित चाहते थे। वो पूंजीवादी देशों का समर्थन करता था अमेरिका, और जबकि रूस साम्यवादी देशों का समर्थन चाहता था। और ये दोनों देश जो रूस और अमेरिका है, अपना अपना लाभ और हानि बता करके अन्य देशों की जनता को गुमराह किया करते थे। अमेरिका चाहता था कि वो पूंजीवादी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करे, और रूस चाहता था कि वो साम्यवादी दल की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करे। और बीच में जो है कि जो अन्य देश थे वे परेशान थे कि वास्तव में उन्हें सही मार्गदर्शन कौन सा करना चाहिए, किस देश के साथ उन्हें रहना चाहिए और किस देश के साथ उन्हें नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा अंतर रहा उस समय। परस्पर विरोधी विचारधारा तीसरा पॉइंट है। अच्छा, विरोधी विचारधारा, परस्पर का मतलब आपस में, विरोधी विचारधारा है। जैसा कि आप जानते हैं कि विचारधारा है जो ओपिनियन होता है, लोगों का एक नहीं होता है। हर व्यक्ति एक समान नहीं सोचता है, हर व्यक्ति का सोच अलग अलग तरह का होता है। तो जब 1945 में
का एक कारण ये भी रहा कि जब एक देश दूसरे देश के विचारों से सहमत नहीं है तो दोनों देशों में शीत युद्ध आरंभ हो जाता है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के विचारों से सहमत नहीं है तो वह दूसरा देश उस देश का आलोचना करता है, निंदा करता है और धमकी भी देता है, चैलेंज भी करता है और यही अवस्था शीत युद्ध का कारण बन जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि शीत युद्ध अस्त्र शस्त्र से लड़ने वाला युद्ध नहीं है, ये केवल वाद विवाद, समाचार पत्र और समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से जब कोई देश किसी दूसरे देश को धमकी देता है, चुनौती देता है, आलोचना करता है, खुलकर आलोचना करता है, तो यही अवस्था होती है शीत युद्ध का। तो शीत युद्ध के कारण परस्पर विरोधी विचारधारा भी शामिल है। तो शीत युद्ध के कारण परस्पर भय तथा अविश्वास भी है, क्योंकि अभी 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उसके पहले जो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा, उसमें भी बहुत ज्यादा जन और धन की हानि हुई थी और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, लेकिन वो अधिक सफल नहीं हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। उसका कारण ये हुआ कि सन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और दूसरा विश्व युद्ध के बाद जब आपसी मतभेद हुआ, लोगों का विचारधारा एक जैसा नहीं रहा, तो शीत युद्ध का उत्पन्न होना कारण बना और परस्पर भय तथा अविश्वास की स्थिति भी बनी रही, क्योंकि अब कोई देश किसी दूसरे देश पर विश्वास नहीं करता था। जैसा कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तो बाकी देश सहम गए थे, डर गए थे, भयभीत हो गए थे और विश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने फ्रांस से रूस से वो बात छिपा दिया था। अमेरिका ने जब रूस से परमाणु बम के बारे में रहस्य छिपा दिया था, उसी समय बाकी देश जो शेष देश थे किसी दूसरे देश पर विश्वास नहीं करते थे, तो परस्पर भय तथा अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब भय और अविश्वास लोगों में उत्पन्न होने लगा तो लोग एक दूसरे का आलोचना करने लगे और यही आलोचना शीत युद्ध का कारण बना। ये रहा शीत युद्ध के कारण कि किन कारणों से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। और यहाँ पर मैं आपको दूसरे टॉपिक पर ले चलता हूँ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। पहले तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अमेरिका का ही वर्चस्व था। पूरी दुनिया में केवल एक ही ध्रुव, एक ध्रुवीय, पूरा विश्व में एक ध्रुव का वर्चस्व था और उस पर शासन करता था अमेरिका। लेकिन दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ का तात्पर्य यह है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो अमेरिका और रूस में मतभेद उत्पन्न हो गया। अब ये दोनों देश, अमेरिका और रूस, अमेरिका पूंजीवादी देशों का समर्थन करता था और रूस साम्यवादी देशों का समर्थन करता था। ये दोनों देश अपने अपने वर्चस्व को दिखाना चाहते थे, अपने अपने क्षमता को, अपने कैपेसिटी को आप कह सकते हैं, ये दोनों कुछ दिखाना चाहते थे। और कोई भी देश, इन दोनों देशों में से कोई भी देश एक दूसरे से अपने आप को कम नहीं आंकता था। और जो बाकी जो देश थे जैसे जर्मनी, इटली, जापान और जो विकासशील देश है, वे खुद ही दूसरे विश्व युद्ध का शिकार हो गए थे, क्योंकि वे अपनी स्थिति को सुधारने के परिस्थिति में थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अपार जन और धन की हानि हुई थी। तो सभी देश इस मुश्किल घड़ी से उबरना चाहते थे, और लेकिन जो शक्तिशाली देश था वो विजित देश है अमेरिका और रूस। और ये दोनों आपस में केवल मतभेद कर लिए और ये अपने आप को कम नहीं आता था अमेरिका, और रूस भी अपने आप को कम नहीं आता था। यही कारण है कि दो
विश्व का अर्थ का मतलब कि पूरी दुनिया में केवल एक ही देश का वर्चस्व न रहे, बल्कि दो देशों का वर्चस्व रहे। और दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ में दो देश आते हैं, जिसमें एक है अमेरिका और दूसरा है रूस। ये रहा दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ। तो इसके बाद गुट निरपेक्षता का अर्थ और परिभाषा है। गुट निरपेक्षता इस टॉपिक से हट करके है। एक तो शीत युद्ध हुआ, दूसरा दो ध्रुवीयता विश्व क्या होता है इसके बारे में आपने जाना, और एक तीसरा टॉपिक है गुट निरपेक्षता का अर्थ और परिभाषा। गुट निरपेक्षता होता क्या है? गुट निरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी देश किसी दूसरे देश से बिना सैनिक समझौता किए, जब कोई देश किसी दूसरे देश से बिना सैनिक समझौते के किसी दूसरे देश को जो अपना सहयोग देता है, वो गुट निरपेक्षता का रहता है। गुट निरपेक्षता के अंतर्गत सैन्य समझौता नहीं होता है। हम अस्त्र शस्त्र दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, लेकिन सैनिक समझौता नहीं हो सकता है। गुट निरपेक्षता के समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, नासिर ये शामिल थे। तो आपको समझ में आया चाहिए कि गुट निरपेक्षता होता क्या है। तो इसमें सैनिक समझौता नहीं होता है। बिना सैनिक समझौता किए जब कोई देश किसी दूसरे देश की सहायता करता है, तो अस्त्र शस्त्र सहायता करे, चाहे धन से सहायता करे, लेकिन उसमें सैनिक शामिल नहीं होते हैं, इसी व्यवस्था को गुट निरपेक्षता कहा जाता है। तो अब यहाँ पर शीत युद्ध को रोकने में अहम भूमिका, तो गुट निरपेक्षता की एक अहम भूमिका है शीत युद्ध को रोकने के लिए। इसमें क्या है? सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध, क्योंकि गुट निरपेक्षता में क्या होता है? सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध। गुट निरपेक्षता के अंतर्गत सैनिक तथा जो राजनीतिक गठबंधन होते हैं उनका खुलकर विरोध किया जाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में तमाम सैनिकों की भी हत्या हो गई, तमाम जनधन की हानि हुई थी। इसीलिए गुट निरपेक्षता में निर्णय किया गया कि सैनिक समझौता नहीं होगा, न तो किसी प्रकार के राजनीतिक गठबंधन होंगे। इसका इन दोनों चीजों का विरोध खुलकर किया जाएगा। और दूसरा बात यह है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा हस्तक्षेप को बढ़ावा। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का तात्पर्य है कि सभी देश शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करें, और हस्तक्षेप का तात्पर्य है कि एक देश किसी दूसरे देश के शांति में, उसके समृद्धि में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न करे, किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा न उत्पन्न करे। तो ये शीत युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाया कौन? गुट निरपेक्षता। अगला तीसरा पॉइंट है शीत युद्ध का विरोध। गुट निरपेक्षता के अंतर्गत शीत युद्ध का भी खुलकर विरोध किया जाता है, क्योंकि शीत युद्ध एक तरीके का युद्ध ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को चुनौती देता है, उसका आलोचना करता है, निंदा करता है। तो गुट निरपेक्षता के अंतर्गत शीत युद्ध का भी विरोध किया जाता है। और चौथा टॉपिक है स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन गुट निरपेक्षता के अंतर्गत ये प्रस्तावित किया गया है। स्वतंत्र विदेश नीति का तात्पर्य है कि कोई भी देश स्वतंत्रता पूर्वक अपना विदेश नीति बना सकता है, अर्थात ये देश दूसरे देश के साथ अपना संबंध, व्यापारिक संबंध कर सकता है। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय, आयात निर्यात, ये सभी चीजों को कोई भी देश शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। यह है विदेश नीति। इस समय हमारे देश की विदेश नीति
दुनिया में बहुत अच्छी रही है, जो इस समय हमारे देश के सभी नागरिक देख रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि शीत युद्ध क्या है, और इकाई में जो अध्याय पहला शीत युद्ध का दौर है, ये सब आपको मैंने बताया। इस लेक्चर को आप सुने, इस टॉपिक पर ध्यान दें और इसे बार बार घर पर दोहराएं, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे अंक मिल सकें। धन्यवाद।